हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिस्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहां पर लेकर आए हैं आपके 6 मार्च के लिए फिजिक्स का पेपर। जी हाँ, ये फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए मैंने एक भाई साहब डिजाइन किया है महाभारत बैच। जी हाँ, उसमें आपको हम आर्ट और साइंस दोनों की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। साइंस में जैसे मैंने डिजाइन किया है कि हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी कि वो पेपर मैं आपको दे दूंगा जहां सर हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसकी गारंटी है। सर फिजिक्स को कैसे डिजाइन किया, क्योंकि ये हार्ड सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री का मैं पेपर के साथ साथ पेपर का लाइव सोल्यूशन वीडियो, साथ साथ हैंड रिटेन नोट्स और उसके वन शॉट वीडियो चैप्टर वाइज, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में हैंड रिटेन नोट्स और वन शॉट वीडियो फुल सिलेबस के साथ साथ आपका मैंने पेपर और उसका वीडियो दिया है ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ये गारंटी ले रहा है स्विम, अगर ये बैच आप लेते हैं तो सर ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विम की है, पूरी तैयारी हम करवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है ना। या फिर गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से और महाभारत बैच ज्वाइन करिए मात्र 101 रुपए में। और हमेशा के लिए जब आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक है उसमें, एक बार 101 रुपए पेमेंट करो, खूब पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो हंसी आती है जब बच्चे हमारा हैंड रिटेन नोट्स 50 रुपए खरीदते हैं, 29 रुपए खरीदते हैं। तो भाई साहब मैंने महाभारत बैच में वन शॉट वीडियो और सभी के हैंड रिटेन नोट्स दे दिया है। मतलब वो तो भाई साहब हजारों रुपए का कोर्स है, बट 101 रुपए में ले रहा हूँ। कसम से मेरा बस चले ना तो मैं ये भी फ्री कर दूं, बट जो कंटेंट टीम है यार, कसम से उनको पैसा देना पड़ता है, जो काम करते हैं। तो सर पैसे वैसे सर मुझे नहीं चाहिए, इतना मोह माया नहीं है अपने पास, ठीक है ना। चलिए सर, आपका 70 नंबर का सर पूर्णांक है। पास होने के लिए जो है आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी, बट हम स्कोर करेंगे 70 में 70। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, तो उसकी बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको सर समय रहेगा। जो प्रारंभ के 15 मिनट में मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न का अनिवार्य रहेगा। प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, ब, स, द तथा क्या यह है। खंड अ जो बहुविकल्पी है जो कि 1 नंबर का है। खंड ब अतिलघु उत्तरीय है जो कि 1 नंबर का है। खंड स लघु उत्तरीय टाइप 1 है जो कि 2 नंबर का है। खंड द लघु उत्तरीय टाइप सेकंड है जो कि 3 नंबर का है। और वहीं पे खंड या विस्तृत उत्तरीय है जो कि 5 नंबर का है। और इसके खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है और ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयनों में से किसी एक प्रश्न का क्या करना है, हल करना है, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे तो आपके सामने सर खंड अ, क्या है सर, खंड अ है, यहाँ पे क्या है, खंड अ है, ठीक। खंड अ में देखेंगे तो यह आपका बहुविकल्पी होता है जो कि आपका सर 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का। उसके बाद सर जी ना, हमें ये 6 के 6 करने हैं, बट सर हाउ, कैसे, जब आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं आ रहा है तो उस समय ऑब्जेक्टिव को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप चिंता मत करिए, उसके हम एक अच्छी और बेहतरीन टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा। सबसे पहले सर हम इन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को करते हैं, एक एक करके पूरा करेंगे, ठीक। ये सब आप चेक कर लीजिए सर, 2024 की बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही है। मतलब एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति मीटर है, और क्या है, न्यूटन प्रति कूलम एक ही है, दोनों एक ही है। उस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी है और क्या है, न्यूटन प्रति कूलम भी है। तो भौतिक राशि कौन सी है, क्या वो विभवांतर है, क्या वैद्युत फ्लक्स है, या फिर बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक हमारा जो भौतिक राशि की होता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धाराओं का कालांतर कितना होता है। यानी कोई शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ है, क्या है, कोई शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें बोल रहा है विभव और धारा में कालांतर का मान कितना होता है। कोई भी शुद्ध प्रत्यावर्ती परिपथ होता है तो उसमें जो कालांतर का मान होता है सदैव क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है सर, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, पीएन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। पीएन संधि डायोड है, जो पी सिरा है उसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ दें, और डायोड के
N सिरे पर 2.2 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर डायोड में क्या होगा? यानी जो पीएन डायोड है कोई, पी सिरे को हम लोग पृथ्वी से लगा दें और एन सिरों पर 2.2 वोल्ट का विभव लगा दें, तो सर डायोड में क्या होगा? डायोड में भैया चालन नहीं होगा। डायोड में चालन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक सिरे को हमने पृथ्वी से लगा दिया है, इसलिए उसमें डायोड में चालन नहीं होगा। डायोड में चालन नहीं होगा। अब वही वाली बात हुई कि दो ठे तार ले लीजिए, दो ठे तार ले लीजिए, एक में आप करंट डाल दो, दूसरे में करंट डालो ही मत, तो क्या चलेगा? कोई चीज नहीं चलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होता है, यानी कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो नाभिक हैं, वो संलयन करते हैं और M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक M1 है जिसका द्रव्यमान है कितना? 1 किलोग्राम। ठीक, और एक क्या है? M2 है जिसका द्रव्यमान कितना है? 3 किलोग्राम। कितना है? 3 किलोग्राम। ये संलयन करके जुड़ कर क्या बनाते हैं? M द्रव्यमान बनाते हैं। कुल कितना हो गया सर? 4 किलोग्राम। कितना हो गया? 4 किलोग्राम हो गया। ठीक ना, एक नाभिक बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। जब आप कार्य करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा? उत्साह उत्सर्जित होता है, यानी कि इसमें मान लीजिए 46 कैलोरी ऊर्जा थी, इसमें कितना था? 44। इन्होंने जब काम किया तो ऊर्जा का ह्रास हुआ। क्या हुआ? ह्रास हुआ, मतलब कमी आई। जब आप काम करते हैं तो आपके अंदर से पसीना निकलता ही नहीं, वही क्या है? ऊर्जा। जब इन्होंने काम किया और इन्होंने काम किया, टोटल कितना? 46 और 44, बोले तो कितना सर? बोले तो कितना सर? 90। और जब इन्होंने काम करके काम किया तो ऊर्जा कितनी बची? 80 बची। कितनी बची? 80 बची। इस संदर्भ में सही कथन क्या होगा? यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्या ऊर्जा बराबर रहेगा, या इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, या इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, या इसकी ऊर्जा कम होगी, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M। क्या यहाँ पे? M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M, क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा पूरा 90 है। क्या है? 90 है। इन्होंने काम किया तो ऊर्जा और खर्च हो गई काम करने में, तो बचा कितना ऊर्जा? 80% ऊर्जा मिला। तो इनकी तो ज्यादा होगी ना, M1 और M2 की M से तो ज्यादा होगी ना, बिल्कुल ज्यादा होगी सर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। कितने सिंपल से और लॉजिक वाले प्रश्न पूछे गए, मतलब ये समझ लीजिए बोर्ड में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रेस अगर लिया लाए दिमाग में तो भाई साहब फेल होने के चांसेस आपका हो जाएगा। आपका सबसे बढ़िया फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर पढ़ने का तरीका है कि आप जब भी मैं पढ़ाऊं तो आप क्वेश्चन बैंक खोलिया करिए, और क्वेश्चन बैंक खोल के बढ़िया एकदम सामने बैठ जाया करिए, बढ़िया एकदम फटाफट पढ़ते हुए चले जाया करिए। ठीक, अगला है यहाँ पे आपका क्या है? फोटान के गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान का सूत्र है। जो फोटान होता है उसके ऊर्जा, फोटान के गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? H इंटू न्यू अपान सी होता है। क्या होता है? H इंटू न्यू अपान सी होता है। ये H है, इसको क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। ये सी है। सी जो है प्रकाश की चाल है, H क्या है? प्लांक नियतांक है, और यहाँ पे न्यू कांस्टेंट है। ये फोटान के गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। क्या होता है? H इंटू न्यू अपान सी होता है। H इंटू न्यू अपान क्या होता है सर? सी होता है, याद रखना। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है। कोई कोई धातु का खोखला गोला है, उस पर कितना कूलाम आवेश है सर? 10 कूलाम आवेश है। गोले की त्रिज्या कितनी सर? 5 सेंटीमीटर। धातु गोले के भीतर क्षेत्र होगा, मतलब कि यहाँ बोलना चाह रहा है कि एक खोखले धात्विक गोले पर जो 10 कूलाम क्या है? आवेश है, और गोले की त्रिज्या कितनी सर? 5 है। तो ये बताइए क्या उसके भीतर भी कोई वैद्युत क्षेत्र होगा? अरे नहीं होगा। क्या होता है सर? शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि गॉस के नियमानुसार, गॉस का एक नियम है, क्या कहता है? किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए उसके पृष्ठ पर चाहे जितने कूलाम का आवेश है, हमसे लेना देना नहीं है, वो चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन बीच में कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा उसके भीतर, अर्थात गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा, यदि वो क्या हो? खोखला हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
शून्य हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें खुद सवाल बनता है, याद रखना। उसके बाद आपके बनते सर खंड ब, एक एक नंबर के सर सवाल बनते हैं। कितने नंबर के, एक एक नंबर के आपके सवाल बनते हैं। आप लोग जो करवा रहे सर एकदम करते जाइए, करते चले जाइए आंख बंद करके, सब आप करके आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक ना। दूसरे का यहाँ पे, वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। तो भैया वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। पश्चदर्शी, पश्चदर्शी दर्पण का मतलब क्या होता है, जो वाहन होते हैं उनको अपने पीछे का दृश्य देखने के लिए एक शीशा यूज करना पड़ता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं सर, पश्चदर्शी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, पश्चदर्शी दर्पण, यानी पीछे के देखने वाला हिस्सा को ही पश्चदर्शी दर्पण कहा जाता है। तो कौन सा दर्पण यूज होता है सर, उत्तल दर्पण यूज होता है। कौन सा दर्पण उपयोग होता है सर, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक। किसी प्रकाश के संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो किसी प्रकाश का संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ क्या होता है, इसको देखना। तो सबसे पहले कार्यफलन, वर्क वर्क फंक्शन होता क्या है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यकता होती है, वही क्या होता है, कार्यफलन कहलाता है। किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ होता है, यानी कार्यफलन यहाँ पे पूछ रहा है, तो कार्यफलन होता क्या है, तो सीधा बताना है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं सर, कार्यफलन कहते हैं। बोले तो वर्क फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, वर्क फंक्शन बोला जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला ग वाला है, नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। मतलब यहाँ बोल रहा है नाभिक का आकार क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है सर, अंतर लिखना है। क्या लिखना है, अंतर, डिफरेंस लिखना है। चलिए लिखते हैं। जो नाभिक का आकार और द्रव्यमान संख्या ए के बीच संबंध होता है, वो होता है आर बराबर आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, एक पावर क्या 1/3, जहां आर नॉट क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। पेपर में आएगा तो आप क्या छापेंगे, सीधा आपको छापना है नाभिकीय आकार आर और द्रव्यमान संख्या ए के बीच जो संबंध होता है आर बराबर आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 होता है, जहां आर नॉट क्या है, एक स्थिरांक होता है। महाभारत बैच ज्वाइन किए तो जो हम आगे क्वेश्चन कराएंगे ना, वो उसको आपको नोट्स में वहां पे मैंने दिया है, तो वो निकाल वो नोट्स से एक क्वेश्चन निकाल लगा लेना, ठीक ना। महाभारत बैच की भैया आपको 100 नोट्स भी दे दिया है फ्री में। और क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए, आप ही बताइए। हमारी कोशिश यही कि जितना हो पाए मैं आपको हर एक वो चीज प्रोवाइड कर दूं जो आपके लिए हो और आपके बोर्ड परीक्षा में आए, ठीक। उसी हम आपसे प्रॉमिस कर रहा है सर, पूरी तैयारी करवा देगा, आप चिंता मत करना। अगला यहाँ पे है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक होता है और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो किलोवाट घंटा सर किस राशि का मात्रक होता है और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो ध्यान देना, किलोवाट जो घंटा होता है यह ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो छाप देना है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अगला यहाँ पे है, किसी आवेशित क्षण के निकट एक अनावेशित क्षण रख दिया जाता है, तो आवेशित क्षण के विभव पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि विभव एक अदिश राशि है। विभव क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, और यह किसी बिंदु के आसपास के आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है, और अनावेशित क्षण के पास लाने से आवेशित क्षण के आवेश में वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए इसका विभव कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी इसका विभव सर नहीं बदलता है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला यहाँ पे च वाला प्रश्न है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की रेखाओं को हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ये रहा आपका फिगर, ये क्या रहा सर, आपका फिगर रहा, बनाना है बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सर होता क्या है ये। सबसे पहले तो सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस नियम के अनुसार अगर दाहिने हाथ का अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है, तो बाकी मुड़ी हुई
हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, जो कि यहाँ पे रहा इसका फिगर। अगर बनाना है बना लेंगे, तो आपको एग्जामिनर भैया फ्री का नंबर देता है। क्या करता है? फ्री का नंबर देता है, ठीक। उसके बाद ये खंड स है, मैं इसको प्रॉपर में आपको सॉल्व करा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। इस पे काम चल रहा है, 2-3 दिन विद इन 2 डेज में मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा। और इसका अगर फुल सॉल्व चाहिए, पेपर पीडीएफ चाहिए, तो आप ज्वाइन कर लीजिए महाभारत बैच, वहां पे आपको मिल जाएगा। और हैंड रिटेन नोट्स से आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए और हमें इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। ये 2024 बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न आए हुए हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा में अर्थ आपको समझाना है। उसके बाद है किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर 3 इंटू 10⁻⁷ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर है। तो तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। उसके बाद यहाँ पे है प्रचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या लिखना है सर? अंतर स्पष्ट करना है। क्या बताना है? अंतर बताना है। फिर यहाँ पे खंड द है, खंड द क्या बोल रहा है? 4 का क है, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर टिप्पणी दीजिए। 10⁻10 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य का एक्स किरणों, 55 मीटर तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंगों और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग की तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। उसके बाद है समस्थानिक, संभारित तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए और उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। उसके बाद यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए और किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकुलाम तथा -20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित है, तो द्विध्रुव के ध्रुव 1 मीटर की दूरी पर किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे घ वाला प्रश्न क्या है? किसी सेल के वैद्युत वाहक बल यानी वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के वाय प्रतिरोध से जुड़ी है और परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? उसके बाद अगला यहाँ पे 2 पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा? उसके बाद यहाँ पे सर 5 का क है, तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए और कला संबंध स्रोत क्या किसे कहते हैं। उसके बाद ख वाला है यहाँ पे किसी वाय चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिखिए और स्थिति ऊर्जा के अधिकतम व न्यूनतम मान क्या रहेंगे। आप इसको क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप महाभारत बैच में जो हैंड रिटेन नोट्स दिया है ना, पूरा उसमें है। इसमें प्रकाश के द्विध्रुवण से क्या तात्पर्य है? अध्रुवित तथा समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ध्रुवण प्रकाश तरंगों के किस प्रकृति की पुष्टि करता है? अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप कि ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर दर्शाइए। घ वाला है दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीच गणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए और इसमें आपको क्या बताना है? अंतर आपको प्राप्त करना है। या आप फिगर से यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, फिगर से लेकर। और फिर बोर के परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं भी लिखिए। फिर उसके बाद खंड यह आएगा आपका, क्या यहाँ पे खंड है? इसमें अथवा में आएंगे, एक आपका न्यूमेरिकल और एक डेरिवेशन रहेगा। जैसे आप देखिए डेरिवेशन है, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? किसी माध्यम के वैद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए एवं दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अथवा किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए और किसी चालक की तार लंबाई 3 मीटर और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर प्रति क्यूब है, तो धारा के तो तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा? और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर तथा इसमें प्रवाहित धारा कितना है? 3 एम्पियर है। उसके बाद 7वां प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, तब बल का परिमाण क्या होगा? और गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य पर टिप्पणी करना है। फिर अथवा में मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों को समझाइए। और एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है, तो कुंडली का तल 3 × 10⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड से 180 डिग्री घूम जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। उसके बाद 8वां वाला यहाँ पे प्रश्न है, एकल झिर्री से प्रकाश की वर्तन प्रतिरूप को बनाइए और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए और विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या होगा। अथवा हम ये कर सकते हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत लिखिए और इसके आधार पर प्रकाश की अपवर्तन के नियमों का क्या करिए सर, प्रतिपादन कीजिए। फिर 9वां वाला यहाँ पे प्रश्न है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य क्या है, इसके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए और अल्फा कण, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, तो किस कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी और क्यों। अथवा में पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए और संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का क्या करिए सर, चित्रांकन कीजिए। और फिर ये भौतिक कुछ नियतांक है जो कि आपके पेपर में दिया रहेगा, इसको आपको याद करने की, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपके एकदम 8 मार्च की 6 मार्च का जो सर फिजिक्स का पेपर एकदम सर एकदम छपने वाला है। आप इस पूरे फिजिक्स के पेपर को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना? हम नेक्स्ट वीडियो में सर इसका पूरा सॉल्व कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और हाँ, महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किए तो इतना चैलेंज करते हैं सर, आपका 101 रुपए हम 24 फरवरी दिन ही सॉल्व करा देंगे। शुल्क करा देंगे यार, कैसे? और सारा का सारा सवाल वहाँ पे भैया हम दिए ही हैं चीज़ों को, क्योंकि हिंदी का है सर 100 नंबर का पेपर और सारे सेट उसी में फँस जाएँगे, गारंटी सी उनका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।